नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का हरियाणा जेके की क्लास नंबर 7 के अंदर भाई। 6 क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। या फिर चैनल पर आपको अलग से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी भाई, वहां पर भी हमने सभी क्लासों को अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। आप चिंता न करें भाई, आपके पेपर से पहले आपको 35 की 35 क्लास देखने को मिलेगी। साथ ही हम इन क्लासों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे आगे भाई। कुछ कारणों से क्लास लेट हो गई थी भाई, इसलिए चिंता न करें, आपकी हर क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आने वाले समय में हम आपके लिए, आपने कमेंट करके बताना है भाई, रीजनिंग की क्लास शुरू करें या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास भाई। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है वो क्लास नंबर 6 में हम पूरा कर चुके हैं, और क्लास नंबर 7 के अंदर हम हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास को पूरा करेंगे भाई। तो मध्यकालीन इतिहास के अंदर बात करें सबसे पहले तोमर वंश की भाई। तो तोमर वंश ने 9वीं से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा के ऊपर शासन किया भाई। तो तोमर वंश ने कब से कब तक शासन किया है? 9वीं से 12वीं शताब्दी तक हरियाणा के ऊपर शासन किया है। बात करें जो हरियाणा की राजधानी दिल्ली है, वो तोमर वंश के समय उसको क्या कहा जाता था? ढिलिक कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? ढिलिक। और तोमर वंश में जो ढिलिक यानी दिल्ली की स्थापना वो किसने की थी भाई? अनंगपाल द्वितीय ने। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल द्वितीय ने। और 10वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने सूर्यकुंड का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर भाई। सूर्यकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल द्वितीय ने। कहाँ पर करवाया था भाई? फरीदाबाद में। और दिल्ली की स्थापना भी किसने की थी? अनंगपाल द्वितीय ने की थी। उस समय दिल्ली को क्या कहा जाता था? ढिलिक या ढिलिका कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? ढिलिक या फिर ढिलिका बोल सकते हैं। फिर तोमर वंश के बाद हरियाणा के अंदर कौन सा वंश आया भाई? तोमर वंश के बाद आया चौहान वंश। कौन सा वंश आया था? चौहान वंश भाई, जिसके फेमस राजा पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय हुए थे वो फेमस राजा हुए थे। वहीं पर बात करें हम महमूद गजनवी की, या महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी आप बोल सकते हैं। इसने हरियाणा के ऊपर पहला आक्रमण कब किया था भाई? हरियाणा के ऊपर पहला आक्रमण 1009 में किया था भाई। हरियाणा के ऊपर पहला आक्रमण कब किया था? 1009 में। और यह भारत पर छठा आक्रमण था भाई। जो हरियाणा पर पहला आक्रमण था 1009 ईस्वी में, वो भारत पर छठा आक्रमण था। भारत पर कौन से नंबर का आक्रमण था? छठा, ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद 1009 के अंदर ये बिना लड़े वापस चला गया था। उसके बाद वापस आया 1014 ईस्वी में। कब आया वापस? 1014 में। इसने थानेसर पर आक्रमण किया भाई। किसके ऊपर आक्रमण किया? थानेसर पर 1014 ईस्वी में। उस समय जो थानेसर का राजा था जयपाल था भाई। कौन था? जयपाल जो थानेसर का राजा था, उस समय इसने थानेसर पर आक्रमण किया और प्रसिद्ध चक्कर स्वामी की मूर्ति ले गया, यानी विष्णु महाराज की मूर्ति ले गया। इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी बोला जाता है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है भाई। फिर उसके बाद इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो सौराष्ट्र गुजरात के अंदर पड़ता है, उसको लूटा भाई। तो सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा भाई। महमूद गजनवी के साथ जो उसका अलबरूनी आया, उसकी पुस्तक का नाम क्या था भाई? किताब उल हिंद। जो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था भारत, उसकी पुस्तक का नाम क्या था? किताब उल हिंद। इस पुस्तक में ब्रह्म सरोवर का, जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, कैथल का, थानेसर का वर्णन देखने को मिलता है भाई। तो अलबरूनी की पुस्तक में किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है? ब्रह्म सरोवर का। और साथ ही हम यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, अबुल फजल ने, किसने? अबुल फजल ने भाई क्या कहा था? ब्रह्म सरोवर को लघु महासागर कहा था। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? लघु महासागर कहा था। जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया तो उस समय कौन था? जयपाल भाई। अभी अभी हमने पढ़ा था, जयपाल हरियाणा का शासक था उस समय। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया भाई। यह बात याद रखनी है, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में। और हरियाणा पर पहला आक्रमण कब किया था? 1009 ईस्वी में। यहाँ पर बिना लड़े चला गया था। और हरियाणा पर उसका पहला सफल आक्रमण कब हुआ? 1014 ईस्वी में। यहाँ पर से हमें 3 क्वेश्चन याद करने हैं। भारत पर पहला आक्रमण की बात करें तो भारत पर पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में। वहीं पर बात करें हम हरियाणा पर पहला आक्रमण कब होता है? 1009 ईस्वी के अंदर। और हरियाणा पर पहला सफल आक्रमण कब होता है? 1014 ईस्वी में भाई। जब हरियाणा पर 1014 ईस्वी में आक्रमण हुआ तो उस समय राजा कौन था? जयपाल था। कौन था? जयपाल हरियाणा का शासक था।
उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की भाई। महमूद गजनवी के बाद हरियाणा या भारत पर किसका आक्रमण हुआ? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? गौर का शासक था। अफगानिस्तान से आया था भाई। अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है। यहाँ पर यह बात भी हम याद रखेंगे। भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 108 किलोमीटर। कितनी है? 108 किलोमीटर। बात करें मोहम्मद गोरी की, तो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ भाई 1191 ईस्वी में। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तो मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में, किसकी जीत हुई थी भाई? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और तराइन को तरौरी या तरवाड़ी भी बोला जा सकता है, ये बात भी याद रखने हैं। तरौरी का प्रथम युद्ध या तरवाड़ी का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तो मोहम्मद गोरी हार कर बुरी तरह से वापस चला गया था। उसके बाद फिर वह तैयारी करके तराइन का दूसरा युद्ध यानी 1192 ईस्वी में लड़ने आया भाई। तो उस युद्ध में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया? हार गया था भाई। तो तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी भाई। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपना बंदी बना लिया था भाई। यहाँ पर हम बोलेंगे पृथ्वीराज चौहान भाई, क्यों? क्योंकि तृतीय यानी तीसरे नंबर के पृथ्वीराज चौहान थे, इसलिए तृतीय साथ साथ में इनको चलता भाई। हाँसी का ऐसा कौन सा शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया? तो हाँसी से गोविंद राय ने साथ दिया था भाई। किसने दिया था? गोविंद राय ने हाँसी से साथ दिया था भाई। और जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी पत्नी की बात करें, उनकी पत्नी का नाम था स्योगिता भाई। क्या नाम था पत्नी का? स्योगिता। और इनके जो पिता थे राजा जयचंद। कौन थे? राजा जयचंद भाई। इनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान दूसरा युद्ध हार गए थे भाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1192 में मोहम्मद गोरी को दोबारा से आक्रमण करने के लिए कहा और इन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। संधि के अनुसार क्या था भाई? जो दूसरा तराइन का युद्ध था उसकी संधि के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया था? अजमेर का शासक बना दिया गया था भाई। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली से हटाकर अजमेर का शासक बना दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया भाई? सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बात का पता चल गया मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को फिर से बंदी बना लिया और कहाँ ले गया? सिरसा ले गया भाई। कहाँ ले गया? सिरसा। वहाँ पर इसको अंधा कर दिया गया था भाई। वहाँ पर क्या कर दिया गया था? इसको अंधा। बात करें जो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदई। कौन था? चंद्रबरदई। पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से याद रखना है, चंद्रबरदई की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और चंद्रबरदई किसका दरबारी कवि था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भाई। तो पृथ्वीराज चौहान भाई अंधा होने के बाद शबद बेदी बाण चलाता था। क्या चलाता था? शबद बेदी बाण। उसको मोहम्मद गोरी को मार दिया भाई। ये किसके अनुसार है? ये चंद्रबरदई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसके अनुसार है भाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शबद बेदी बाण चलाकर मार दिया। बात करें पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा के अंदर भाई क्या भूमिका रही हरियाणा में? तो इनकी राजधानी हाँसी रही भाई। क्या रही है? हाँसी। इन्होंने हाँसी का किला बनवाया था, जिसे असीरगढ़ का किला या फिर तलवारों का किला भी कहा जाता है। जो हाँसी का किला है उसे क्या कहा जाता है? असीरगढ़ का किला या फिर तलवारों का किला भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने दूसरा किला कहाँ बनवाया था? गोहाना में बनवाया। कहाँ बनवाया था? गोहाना में। तो शाम को किसने बसाया था भाई? पृथ्वीराज चौहान ने। तो शाम शहर को किसने बसाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो शाम शहर को बनवाया था भाई। तो ये पृथ्वीराज चौहान की हरियाणा के अंदर प्रमुख योगदान रहे। उसके बाद बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1206 में, कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अंदर 1206 में कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की भाई। और 1206 ईस्वी से ही दिल्ली सल्तनत का शासनकाल प्रारंभ हो गया था भाई। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था भाई। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था भाई। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम भाई। इसलिए जो इल्तुतमिश है भाई, इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भाई। इल्तुतमिश को क्या माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। और साथ में इसको एक नाम से पुकारा जाता है भाई। क्या? वो गुलामों का गुलाम भाई। क्या नाम है? गुलामों का गुलाम भाई। ये बात भी याद रख लेंगे। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। और वैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाई।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई भाई 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते समय भाई। चौगान क्या होता है? घोड़े के ऊपर वो जो स्टिक से होती है, स्टिक से बॉल को मारते हैं, एक छड़ी से बॉल को मारते हैं, वो होता है चौगान खेल, जिसको आज के टाइम में पोलो बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? पोलो। तो 1210 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी भाई। कहाँ पर? चौगान खेलते समय। तो दिल्ली सल्तनत का किसने स्थापना की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब से कब तक शासनकाल रहा भाई? 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा। इस समय अलग अलग वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था भाई, जो हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कौन कौन से शासन यानी कौन कौन से वंश आए, किस किसने शासन किया। तो हमारी ट्रिक क्या है? जीके ट्रिक को सलाम। क्या ट्रिक हमारी? जीके ट्रिक को सलाम भाई, ये हमारी ट्रिक है, इससे हम याद रखेंगे। जी से क्या हो जाएगा? जी से हो जाएगा गुलाम वंश। कौन सा वंश? सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश ने ही क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी भाई। कब से कब तक? 1206 से 1290 तक। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश भाई। उसके बाद फिर के से हो जाएगा हमारा खिलजी वंश। कौन सा वंश है भाई? खिलजी वंश, जिन्हें 1320 तक भाई, 1290 से लेकर फिर 1320 तक। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन रहा है? अलाउद्दीन खिलजी भाई। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रिक। ट्रिक से क्या बन जाएगा हमारा? तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक भाई। कौन सा संस्थापक है? गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे लंबा शासनकाल भाई तुगलक वंश का। सबसे लंबा शासनकाल किसका है? तुगलक वंश का भाई। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल की बात करें तुगलक वंश का। सबसे छोटा शासनकाल की बात करें तो खिलजी वंश का भाई। सबसे छोटा खिलजी वंश, सबसे लंबा तुगलक वंश का शासनकाल। उसके बाद शाह से याद रखेंगे हम सैयद वंश भाई। कौन सा है? सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्जर खां थे भाई। कौन थे सैयद वंश के संस्थापक? खिज्जर खां। बात करें ला से, लोधी वंश हो जाएगा भाई। ला से कौन सा हो जाएगा? लोधी वंश। और मैं से हमारा मुगल वंश भाई। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और फिर उसके बाद कौन सा वंश स्टार्ट होगा? मुगल वंश, इसने जो बहुत लंबे समय तक शासन किया। तो हमारी ट्रिक क्या है? जीके ट्रिक को सलाम। जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश और मैं से मुगल वंश। तो सबसे लंबा शासनकाल की बात करें तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल है। सबसे छोटा शासनकाल की बात करें तो खिलजी वंश का सबसे छोटा शासनकाल है। वहीं पर अभी हमने पढ़ा था गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश भाई। वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। और इसकी बेटी का क्या नाम है? रजिया सुल्तान भाई। इसकी बेटी का क्या नाम है? रजिया सुल्तान। बात करें रजिया सुल्तान की तो पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी भाई। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का क्या नाम था? आराम शाह भाई। कुतुबुद्दीन मरने के बाद गद्दी पर तो बैठना चाहिए था आराम शाह, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरते ही गद्दी पर कौन बैठ गया था भाई? इल्तुतमिश बैठ गया था। गद्दी पर कौन बैठ गया था? इल्तुतमिश। और एक बात और याद रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने भाई। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बात करें रजिया सुल्तान की, बठिंडा पंजाब चली गई थी भाई। वहाँ पर अल्तुनिया से शादी कर ली। जो बठिंडा का सूबेदार था अल्तुनिया, उससे शादी कर ली। और फिर दिल्ली वापस आ रही थी तो भाई तो कैथल के अंदर फंस गई। कहाँ पर फंस गई? कैथल में। और इसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई। कब हत्या हुई इसकी? 13 अक्टूबर 1240 में भाई। किसके द्वारा की गई? खोखर जाटों द्वारा। किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी इसकी? खोखर जाटों द्वारा कैथल के अंदर हत्या कर दी गई थी। तो बात करें रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में भाई। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। ये राज्य का पहला मकबरा है, एशिया का पहला महिला का मकबरा भाई। राज्य का पहला मकबरा था और एशिया का क्या था? पहला महिला मकबरा था भाई। 2-3 बातें याद रखेंगे। जो रजिया सुल्तान का मकबरा था वो हरियाणा राज्य का पहला मकबरा था भाई। हरियाणा राज्य का पहला मकबरा कौन सा था? रजिया सुल्तान का। और एशिया का पहला मकबरा की बात करें तो एशिया का पहला महिला मकबरा भी रजिया सुल्तान का मकबरा, जो कैथल के अंदर था भाई। उसके बाद हम गुलाम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है बलवन भाई। बीच में बहुत से लोगों ने शासन किया, लेकिन हम याद रखेंगे बलवन के बारे में भाई। तो बलवन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला से पहले कहाँ का इक्तेदार था? हांसी का इक्तेदार था भाई। जो बलवन है दिल्ली सल्तनत के शासन काल जो उसका प्रारंभ हुआ था, उससे पहले वो कहाँ का इक्तेदार था? हांसी का भाई।
एकता प्रणाली थी भाई। एकता प्रणाली क्या होती थी, गांव के समूह को एकता बोला जाता था भाई। गांव के समूह को क्या बोला जाता था, एकता। जो वर्तमान में ब्लॉक बोलते हैं ना, वो पहले क्या बोला जाता था, इसको एकता बोला जाता था भाई। उस समय सबसे बड़ा एकता कहाँ था, दिल्ली भाई। सबसे बड़ा एकता कौन सा था, दिल्ली। इसके अंदर क्या आते थे, 200 गाँव आते थे। और सबसे छोटा एकता था पलवल भाई, उसके अंदर 30 से 40 गाँव आते थे भाई। बात करें बलबन ने लोहा और रक्त की नीति अपनाई भाई। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी, लोहा और रक्त की। क्यों, मेवातियों का दमन करने के लिए। मेवातियों का दमन करने के लिए कौन सी ईस्वी में, 1265 ईस्वी के अंदर भाई। लोहा और रक्त की नीति बलबन ने कब अपनाई थी, 1265 ईस्वी के अंदर। क्यों अपनाई थी, मेवातियों का दमन करने के लिए। और बलबन ने सचदा नीति भी शुरू की थी भाई। कौन सी नीति शुरू की थी, सचदा नीति भी शुरू की थी। उसके बाद हरियाणा के अंदर कौन सा शासन आता भाई, खिलजी वंश। कौन सा वंश शुरू हुआ, खिलजी वंश। खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने से पहले जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का इख्तियार था, तो कैथल का इख्तियार था भाई। कहाँ का इख्तियार था, कैथल का। एकमात्र ऐसा शासक जिसने खुद पर हमला करने वालों को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया। कौन था वो, जलालुद्दीन खिलजी था भाई। वो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने क्या किया था, जो उसके ऊपर हमला करने वाले थे, कौन, हमलावर का नाम क्या था, वीर मंदार भाई। हमलावर का नाम क्या था, वीर मंदार। वीर मंदार को दिल्ली बुलाकर इसका क्या किया था, सम्मान किया था भाई। तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक जिसने अपने ऊपर हमला करने वालों को दिल्ली में बुलाकर सम्मान दिया, तो कौन था, जलालुद्दीन खिलजी भाई। कौन था वो, जलालुद्दीन खिलजी था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे तुगलक वंश की भाई। तुगलक वंश क्या है, सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का है। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबा शासनकाल की बात करें तुगलक वंश का है। संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक भाई। संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने भाई इसके अंदर बहुत काम किया भाई। फिरोज शाह तुगलक, इसकी किस्मत खराब थी, बैड किस्मत लेकर पैदा हुआ था भाई ये। लेकिन शासक ये अच्छा था भाई, पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन किस्मत खराब थी इसकी। तो बात करें सबसे पहले 1352 में अपने पुत्र जो फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बनाया। तो हरियाणा के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बहुत से काम किए भाई। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे 1352 ईस्वी में फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद बसाया था भाई। हरियाणा का पहला शहर जो बसाया गया किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कौन सा, फतेहाबाद। कब बसाया, 1352 में। फिर उसके बाद बात करेंगे 1354 में हिसार ए फिरोजा की स्थापना की भाई। 1354 में जो हिसार शहर को बसाया गया था। हिसार जो फारसी शब्द है उसका अर्थ होता है किला, दुर्ग या फिर किला। अकबर ने क्या कर दिया था, ए फिरोजा को, हिसार में ए फिरोजा को हटा दिया था। ए फिरोजा को किसने हटाया था, अकबर ने हटाया था। 1355 में, या फिर बोल सकते हैं 1356 में, 55-56 में क्या किया था, गुजरी महल का निर्माण करवा था भाई। गुजरी महल का निर्माण कब करवा था, 1355-56 के अंदर गुजरी महल का निर्माण करवा था भाई। इसे दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोला जाता था भाई। क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल। किसको, गुजरी महल को, जो भाई जो हिसार के अंदर स्थित है भाई। इसने राज्य में सबसे पुरानी नहर का निर्माण करवाया। तो राज्य में सब, हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर की बात करें, जो पश्चिमी यमुना नहर है, कब करवाया था, 1355 के अंदर भाई। जिसकी लंबाई उस समय कितनी थी, 86 किलोमीटर। कितनी लंबाई थी, 86 किलोमीटर भाई। पश्चिमी यमुना नहर पर कौन सी है, ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना भाई। कहाँ पर है, सोनीपत में। पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर कौन सी सूक्ष्म जल परियोजना है, ककरोई सूक्ष्म जल परियोजना है। कौन, कहाँ पर स्थित है, सोनीपत के अंदर भाई। सिरसा से 12 मील दूर हरनीखेड़ा बसाया भाई। कौन सा शहर बसाया, माफ़ कीजिएगा, हरनीखेड़ा। कौन सा शहर बसाया, हरनीखेड़ा। तो बात करें सबसे पहले फतेहाबाद बसाया 1352 में पुत्र फतेह खां के नाम पर। उसके बाद 1354 में हिसार बसाया। उसके बाद हरनीखेड़ा भाई। सिरसा से कितनी दूर, 12 मील दूर भाई। इसी राजा ने हरियाणा में नहरों का जाल बिछाया भाई। फिरोज शाह तुगलक ने ही हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछाया था भाई। बहुत से काम किए इसने भाई, बहुत से काम, अच्छे काम किए भाई। लेकिन साथ साथ में वो वही बात है भाई, अपने धर्म का तो प्रचार करेगा। हिंदुओं के अगर बात हिंदुओं की तरफ से देखे तो इसने बुरे काम भी किए। हिंदू मंदिरों को तोड़वाया गोहाना के अंदर भाई। गोहाना के अंदर जो हिंदू मंदिर थे उनको तोड़वाया भाई। और धर्म अंतर मतलब धर्म चेंज करना पर भी इसने सबसे ज़्यादा जोर दिया था भाई। धर्म चेंज करने पर भी सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने भाई। राज्य की पुरानी हवेली फिरोज शाह तुगलक की जो फतेहाबाद के अंदर है भाई।
तो हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद की हवेली किसने बनवाई थी भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में। लाठ की मस्जिद कहाँ पर है? हिसार में। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर भाई। खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर भाई। उसके बाद हम बात करेंगे लोधी वंश की भाई। किसकी बात करेंगे? लोधी वंश की, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी, जिसने 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया भाई। जो इब्राहिम लोधी था वो क्रूर शासक था भाई। इब्राहिम लोधी क्या था? क्रूर शासक था भाई। दौलत खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था, वो उसको पसंद नहीं करता था। बाबर को आमंत्रित करना किसने आमंत्रित किया था? दौलत खान ने। किसने आमंत्रित किया था भाई? दौलत खान ने। और राणा संगा को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात याद करने वाली है भाई? यहाँ पर याद करने वाली बात है, तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 है। इब्राहिम लोधी कैसा शासक था भाई? क्रूर शासक था। इब्राहिम लोधी के चाचा का नाम दौलत खां लोधी भाई। इब्राहिम लोधी के चाचा का नाम क्या था? दौलत खां लोधी। और दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया था भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। बाबर कहाँ का शासक था भाई? फरगना का शासक था भाई। कहाँ का शासक था? फरगना का। फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान के। और बाबर ने आक्रमण किया, भारत के ऊपर शासन करना प्रारंभ किया। तो कौन से वंश की स्थापना हो गई थी? मुगल वंश की स्थापना हो गई भाई। कौन से वंश की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की। और मुगल वंश ने भारत के ऊपर 1526 से लेकर 1857 तक शासन किया भाई। मुगल वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1857 तक भारत के ऊपर शासन किया था। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक की बात करें तो बाबर था भाई। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। हरियाणा पर पहला हमला कहाँ किया? हिसार पर भाई। बाबर ने हरियाणा में सबसे पहला हमला किस पर किया? हिसार पर भाई। सबसे पहले बाबर का सामना हामिद खान ने किया था भाई। तो सबसे पहले किसने किया था? हामिद खान ने, जहाँ पर वो हामिद खान को मार देता है भाई हिसार के अंदर। तो यहाँ पर याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे पहला हमला कहाँ हुआ था भाई? हिसार पर हुआ था बाबर के द्वारा। हामिद खान ने बाबर का सामना किया था। हामिद खान क्या होता है? मारा जाता है भाई। उसके बाद बाबर क्या करता है? जो हिसार की जागीर है अपने पुत्र हुमायूं को दे देता है। हिसार की जागीर किसको दे देता है? बाबर हुमायूं को। उसके बाद फिर रोहतक, रोहतक से जींद, जींद से पानीपत तक चला जाता है भाई। इस समय इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। तो इब्राहिम लोधी के साथ में बाबर का प्रथम युद्ध होता है पानीपत के अंदर भाई। जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। किसके बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोधी ने क्या किया था? बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था भाई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपों का। और तोपों के सामने मनुष्य जो इब्राहिम लोधी की सेना जो थी भाई, तलवारों का क्या मोल है, इसलिए बाबर ये युद्ध आसानी से जीत गया था। फिर उसके बाद बात करें बाबर भारत में कब आया था? तो बाबर भारत के अंदर 1525 ईस्वी में आता भाई। बाबर भारत में कब आया था? 1525 ईस्वी में आता। वहीं पर बात करें इब्राहिम लोधी की, तो युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक बन गया इब्राहिम लोधी भाई। और उसका मकबरा कहाँ पर है? पानीपत में भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता हमारे सामने, युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला शासक कौन है भाई? तो पहला शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोधी का मकबरा है पानीपत के अंदर भाई। तो मुगल वंश की नींव वहाँ पर रखी गई जब इब्राहिम लोधी को मारकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रख दी। तो मुगल वंश ने कब तक शासन किया? 1526 से लेकर 1857 तक। पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद बाबर क्या करता है? अपनी यादें छोड़ जाता है। मतलब क्या भाई? बाबर अपनी बेगम की याद में, किसकी याद में? बेगम की याद में काबुली बाग मस्जिद भाई क्या करता है? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करता है जो पानीपत के अंदर है। मुगल काल की भारत में पहली इमारत थी भाई। यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मुगल काल की भारत में पहली इमारत कौन सी है? तो याद रखेंगे काबुली बाग मस्जिद है भाई। कौन सी? वो काबुली बाग मस्जिद है। कहाँ पर है? पानीपत में भाई। कहाँ पर है? पानीपत में। और बेगम का क्या नाम था? मुस्तफ़ा भाई। बाबर की बेगम का क्या नाम था? मुस्तफ़ा। और काबुली बाग जो मस्जिद है वो कौन सी शैली में बनी हुई है? ईरानी शैली में बनी हुई है। कौन सी शैली में बनी हुई है? ईरानी शैली में बनी हुई है। ये बात भी याद रखेंगे। तो मुगल वंश के जो शासक है भाई उसको याद रखेंगे भाज साहब। भाज साहब। बी से हमारा बाबर, उसके बाद एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ए से औरंगजेब और बी से हमारा बहादुर शाह जफर द्वितीय भाई। ये बात हम याद रखेंगे। तो मार्च 1527 में बाबर और हसन खां मेवाती के बीच में युद्ध होता भाई।
बाबर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था भाई? 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था भाई। उससे पहले 1525 ईस्वी में हिसार के अंदर भाई, कहाँ पर? हिसार में बाबर का पहला सामना हुआ था हरियाणा के अंदर। 1527 में फिर बाबर ने हसन खां मेवाती के साथ युद्ध किया और हसन खां मेवाती युद्ध में मारा जाता भाई। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी मारा जाता भाई। 1527 में खानवा का युद्ध होता, किसका युद्ध होता? खानवा का। 1528 में फिर चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। बाबर ने कितने लड़े थे युद्ध? जो हरियाणा के अंदर बात करें 1525 में हिसार के अंदर, 1526 में पानीपत में, 1527 में हसन खां मेवाती से, 1527 में ही खानवा का युद्ध लड़ा था, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था बाबर ने। और 1530 के अंदर बाबर की आ जाती है मृत्यु हो जाती है भाई। तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध याद रखें, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर की तरफ। ट्रिक क्या हमारी? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर की तरफ भाई। तो पानी से पानीपत किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। कब? 1526 में। खाना से खानवा का युद्ध किसके साथ? राणा सांगा के साथ 1527 में भाई। चल दिया में चंदेरी से मेदिनी राय के साथ 1528 में भाई। और घर की तरफ घाघरा का युद्ध महमूद लोदी से 1529 ईस्वी में भाई। ये बात है, याद रख लेनी है। बाबर हरियाणा के अंदर भाई इसने क्या किया? बाबरनामा भाई, अपना जो जीवनी लिखी है बाबरनामा, कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबरनामा के अंदर हरियाणा को 4 भागों में बांट दिया था भाई। इसने हरियाणा को कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में। हिसार, मेवात, सरहिंद, आगरा। हिसार, मेवात, सरहिंद और आगरा, यानी हरियाणा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। बाबर के समय हरियाणा में सबसे बड़ा विद्रोह कब हुआ था भाई? 1503 में कैथल में भाई, मंडार रियासत के अंदर हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने भाई। तो बाबर के समय हरियाणा में सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? 1530 में कैथल में होता है। कैथल का विद्रोह मंडार रियासत द्वारा किया गया था, मोहन सिंह मंडार ने किया था भाई। बाबर ने विद्रोह दबाने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? अली कुली हमदान को भाई। किसको भेजा? अली कुली हमदान को। 3-4 सैनिकों के साथ मोहन सिंह मंडार ने इसको खूब पीटा था भाई। किसको? अली कुली हमदान को। किसको पीटा था? अली कुली हमदान को। दूसरी बार किसको भेजा? तरसीम बेग और नौरंग बेग को भाई। किसको भेजा? तरसीम बेग और नौरंग बेग को। फिर मंडार रियासत का अंत हो गया। फिर किसके बाद क्या हो गया था? मंडार रियासत का अंत कर दिया गया था भाई। तो बात करें बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी भाई। किस बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल के अंदर भाई। बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? काबुल में। आत्मकथा क्या थी? बाबरनामा, या फिर तुजुके बाबरी बोल सकते हैं। तुर्की भाषा में क्या होती है? तुजुके बाबरी। बात करें जब बाबर के समय विद्रोह हुए भाई, विद्रोह कब ना होगी? ट्रिक क्या हमारी? कब ना होगी? कैसे? कैथल बाबर के समय हुआ 1530 में। किसने? मोहन सिंह मंडार ने किया था। ना से नारनुल में औरंगजेब के समय हुआ था भाई। सतनामी पंथ ने किया था। किसने किया था? सतनामी पंथ ने भाई। और सतनामी पंथ की स्थापना 1543 में वीरभान ने की थी भाई। सतनामी पंथ की स्थापना 1543 में किसने की थी? वीरभान ने की थी भाई। और जो नारनौल का विद्रोह हुआ था 1672 में हुआ था। किसके समय? औरंगजेब के समय हुआ था भाई। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने, किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने बाबर का फारसी भाषा में अनुवाद किया था भाई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो दिल्ली सल्तनत का क्या बना था? शासक बना था भाई। 1555 में दिल्ली की राजगद्दी पर वापिस आकर बैठा था भाई। 1555 में पहली बार कब बैठा था भाई? 1530 के अंदर बैठा था। फिर किसने? शेर शाह सूरी ने इसको हरा था बुरी तरह। शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया था। फिर ये क्या हो गया था? दिल्ली से भाग गया था। उसके बाद वापस 1555 के अंदर आया और दिल्ली गद्दी पर वापस आकर बैठ गया था भाई। तो दीन पना पुस्तकालय के अंदर सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 के अंदर भाई। तो याद रखेंगे जब हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई है? दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से भाई हुमायूं की मृत्यु हुई है भाई। इतिहासकार लेन पुन, कौन इतिहासकार? लेन पुन ने हुमायूं के बारे में कहा ऐसा शासक जो सारी उम्र लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए मर गया भाई। तो हुमायूं के बारे में क्या कहा गया? ऐसा शासक जो सारी उम्र लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए मर गया। किसने कहा था ये? लेन पुन ने भाई। किसने कहा था? लेन पुन ने। उसके बाद हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की। जन्म कहाँ हुआ? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। बचपन का नाम क्या है? फरीद भाई। शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम है? फरीद खान। 12 से 13
साल की उम्र में शेर मार दिया था, इसलिए इनको शेरशाह सूरी नाम पड़ गया था भाई। शेरशाह सूरी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 12 से 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था? शेर को मार दिया था भाई। हुमायूं के खिलाफ इन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं, दोनों में इन्हें हुमायूं को बुरी तरह हराया था भाई। 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं को हराया, फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, उसके अंदर भी हुमायूं को हरा दिया था भाई। और हुमायूं कहाँ भाग गया था? सिंध प्रांत में भाग गया था। शेरशाह सूरी दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा भाई। शेरशाह सूरी ने कार्य क्या किया हरियाणा के अंदर, या फिर दिल्ली में बोल सकते हैं, जीटी रोड का निर्माण किया। नेशनल हाईवे जो 44 है उसका पुनर्निर्माण करवाया। उसका निर्माण पहले किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने। डाक प्रथा किसने शुरू की भाई? शेरशाह सूरी ने। क्रॉस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने भाई। टोटल कितनी हरियाणा के अंदर? 88। सबसे बड़ी क्रॉस मीनार की बात करें तो कोल्लड़ करनाल के अंदर भाई। कहाँ पर है? करनाल में। और सबसे ज़्यादा भी कहाँ पर है? क्रॉस मीनार है जो करनाल में भाई। सबसे ज़्यादा क्रॉस मीनार कितनी है? करनाल में। क्रॉस मीनार की आपस में दूरी कितनी है? 2 से 3 मील भाई। कितनी है? 2 से 3 मील। और भूमि नापने के लिए दंडी प्रथा कब शुरू की भाई? कौन सी प्रथा शुरू की? दंडी प्रथा भूमि नापने के लिए शेरशाह सूरी ने शुरू की थी भाई। तो याद रखना है, शेरशाह जीटी रोड का निर्माण करवाया, डाक प्रथा शुरू कराई, क्रॉस मीनारों का जो हरियाणा के अंदर टोटल 88 है। सबसे बड़ी कोल्लड़ करनाल में, सबसे ज़्यादा भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और क्रॉस मीनारों की दूरी कितनी होती है? 2 से 3 मील होती है भाई। भूमि नापने के लिए कौन सी? दंडी प्रथा शुरू की थी भाई। 1545 में कलिंजर में सुरंग फटने से क्या हो गई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। पता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर भाई। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, जो रोहतक जिले के अंदर भाई। तो रोहतक जिले में जो रोहतासगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने भाई। उसके बाद हम बात करेंगे हेमचंद्र यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, यानी 14वां विक्रमादित्य जो थे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था भाई। कब बैठा था? 7 अक्टूबर 1556 में। कब बैठा था? 7 अक्टूबर 1556 में। हेमू मूल निवासी कहाँ का था? अलवर का था। कहाँ का था? अलवर का मचेड़ी गांव का भाई। कहाँ का था? अलवर के मचेड़ी गांव में। कहाँ आया था? रेवाड़ी। रेवाड़ी आकर क्या था? सोरा और नमक का व्यापारी था। जाति से कौन सा था? बनिया था भाई। जाति से क्या था? बनिया। फिर उसके बाद रेवाड़ी का शासक बन गया था। कहाँ का शासक बन गया था? रेवाड़ी का। हेमू की हवेली की बात करें तो कुतुबपुरा। कौन सी हवेली भाई? कुतुबपुरा पुर्तगाली शैली के अंदर। कौन शैली में बनी हुई है? पुर्तगाली शैली के अंदर। हेमू आदिल शाह के दरबार में प्रधानमंत्री बन जाता है। सूरी वंश का जो शासक था भाई। आदिल शाह कौन, कहाँ का शासक था? कब का? मतलब सूरी वंश का शासक था भाई। हुमायूं की मृत्यु का फायदा उठाकर हेमू गद्दी पर बैठ जाता भाई। हेमू गद्दी पर किसकी मृत्यु का फायदा उठाकर? हुमायूं की। और दिल्ली गद्दी पर 7 अक्टूबर 1556 को बैरम खां को पता चल जाता है अमरकोट के अंदर। अकबर इसी संरक्षण में था भाई। जो दिल्ली गद्दी पर कौन बैठा? हेमू। इस बात का किसको पता चल गया भाई? बैरम खां को। किसको पता चल गया? बैरम खां को। और बैरम खां कहाँ पर है? अमरकोट के अंदर है भाई। अकबर कहाँ किसके संरक्षण में था? बैरम खां के संरक्षण में ही था भाई। उसके बाद फिर पानीपत का दूसरा युद्ध छिड़ता भाई। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को भाई। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खां। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरम खां। और हेमू ने भी 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी भाई। पानीपत के युद्ध से पहले 22 लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी, एक भी लड़ाई में नहीं आ रहा था भाई। और पानीपत के युद्ध में हेमू की आंख में तीर लगने के कारण वो नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है भाई। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है भाई, आंख में तीर लगने के बाद भी 3 घंटे तक लड़ाई करता रहा। पीछे से बैरम खां ने गर्दन काट दी और युद्ध में मारा जाता भाई। और हेमू को हरियाणा का नेपोलियन बोला जाता था। हरियाणा का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य को भाई। मध्यकालीन इतिहास में हेमू अंतिम हिंदू सम्राट था भाई। मध्यकालीन इतिहास के अंदर हेमू क्या था? अंतिम हिंदू सम्राट था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई भाई। हेमू के हाथी का नाम क्या था? हवाई। हेमू की पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है भाई? तो मीरपुर विश्वविद्यालय के अंदर भाई, जो रेवाड़ी के अंदर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 के अंदर भाई। मीरपुर विश्वविद्यालय, इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। स्थापना कब हुई? 2013 में भाई। उसके बाद दिल्ली में शासन किसने चालू हो गया था भाई? अकबर का शासन स्टार्ट हो गया था भाई। किसका शासन स्टार्ट हो गया था? अकबर का शासन शुरू हो गया था। राज्य की सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर 86 किलोमीटर। इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया भाई। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। पुनर्निर्माण की बात करें तो अकबर ने करवाया।
अकबर ने हिसार फिरोजा से ए फिरोजा हटा दिया था। अकबर ने रेवाड़ी में लाल मस्जिद बनवाई थी। अकबर की टकसाल नारनौल महेंद्रगढ़ में हुई। अकबर की जो सिक्के बनाने की टकसाल है वो कहाँ पर स्थापित की गई? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लाट मस्जिद 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? हिसार में भाई। अकबर के समकालीन कौन था? सूरदास भाई। कौन थे? सूरदास, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में सिही गांव फरीदाबाद के अंदर हुआ भाई। ब्रज भाषा के बहुत बड़े कवि थे भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी भाई। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं? सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी। साहित्य के क्षेत्र में सूरदास सम्मान दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाई। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? सूर सम्मान दिया जाता है हरियाणा के अंदर, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है भाई। उसके बाद बात करें जहांगीर की भाई, तो जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल था भाई। तो दिल्ली सल्तनत में जो जहांगीर है, मुगल काल के में जहांगीर के समय किसका? चित्रकला का स्वर्ण युग था भाई। 1607 ईस्वी में जहांगीर के खजांची शेख फरीद के नाम पर पड़ा था भाई। जो 1607 में जहांगीर के खजांची थे शेख फरीद, उनके नाम पर क्या हुआ था? फरीदाबाद शहर का नाम पड़ा था भाई। तो फरीदाबाद शहर का नाम किसके? बाबा फरीद की नगरी बोल सकते हैं, शेख फरीद बोल सकते हैं, उनके नाम पर फरीदाबाद शहर का बसाया गया था या नाम पड़ा था भाई। 1614-15 ईस्वी के अंदर भाई, कब? 1614-15 ईस्वी में प्लेग फैलने से हरियाणा के लोगों की मदद की भाई। प्लेग फैलने पर हरियाणा के लोगों की मदद की। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करवाया किसने? करवाया था भाई? जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर ने हरियाणा में सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण। 1614-15 में प्लेग फैल गया हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के लोगों की मदद भी किसने की थी? जहांगीर ने की थी। बात करें 1607 में जहांगीर का जो खजांची था शेख फरीद, उसने कौन सा नगर बसाया था? फरीदाबाद भाई। तो फरीदाबाद नगर की स्थापना कब हुई? 1607 ईस्वी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब को क्या बोला जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है भाई। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। 1672 ईस्वी में नारनौल में जो सतनामी पंथ था, उसने विद्रोह किया था औरंगजेब के समय। और सतनामी पंथ की स्थापना किसने की थी? वीरपाल ने की थी भाई। किसने की थी? वीरपाल ने। उसके बाद जाटों का विद्रोह 1680 में राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन ने औरंगजेब के खिलाफ किया था भाई। तो औरंगजेब के खिलाफ जाटों का विद्रोह कब हुआ था? 1680 में। किसने किया था? राजा राम और उनके भतीजे चूड़ामन ने किया था भाई। बात करें औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी को फांसी की सजा दी थी भाई। जो सिखों के 9वें गुरु है तेग बहादुर जी, उसको फांसी की सजा किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी भाई। यादवेंद्र गार्डन इसी के राज्य में बना, यानी औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा गार्डन बना भाई? यादवेंद्र गार्डन। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। आयरलैंड का निवासी था। 1782 के अंदर भारत में आया था भाई। कब आया था? 1782 में। हैदराबाद के निज़ाम के पास तोमची का नौकरी करने लगा था। उसके बाद समय के साथ साथ मराठों के संपर्क में आ गया भाई। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु 22 अगस्त 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 22 अगस्त 1802 में। हरियाणा में मराठे आलमगीर द्वितीय द्वारा अक्टूबर 1754 में मराठों को भेंट स्वरूप कुरुक्षेत्र शहर मिला था भाई। आलमगीर द्वितीय द्वारा अक्टूबर 1754 में मराठों को भेंट स्वरूप कौन सा शहर दिया गया? कुरुक्षेत्र दिया गया भाई। मराठों द्वारा पूरे हरियाणा पर कब्जा कब कर लिया? 1756-57 में पूरे हरियाणा पर कब्जा कर लिया था भाई। पंजाब का शासक अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली भाई। उसने पानीपत का तीसरा युद्ध शुरू किया। कब हुआ था भाई? 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो पानीपत का पहला युद्ध की बात करें 21 अप्रैल 1526 को भाई। पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा युद्ध हुआ था भाई 5 नवंबर 1556 को भाई। और तीसरा युद्ध की बात करें तो 14 जनवरी 1761 को भाई तीसरा युद्ध हुआ था। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को भाई। किसको बोला जाता है? राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हार गए थे भाई? मराठे हार गए थे। युद्ध का संबंध कहाँ से है? कालाम। कालाम कहाँ पर है? पानीपत के अंदर भाई। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ का खून से काले पड़ गए थे। जो आम का पेड़ था खून से क्या हो गया था? वहाँ पर काले पड़ गए थे। सदा शिवराव ने स्थानेश्वर में जो स्थानेश्वर मंदिर है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसका पुनर्निर्माण करवाया था भाई। और स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। किसने करवाया था? पुष्यभूति ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव ने भाई। बात करते हैं जॉर्ज थॉमस की। 80 को अपनी राजधानी बना लिया भाई।
1797 में आसी में टकसाल की स्थापना करती है भाई। जॉर्ज थॉमस ने टकसाल की स्थापना, जहाँ पर उसको अपने खुद के सिक्के बनाए थे, सिक्के साहिब के नाम थे भाई। क्या नाम था? सिक्के साहिब। बेरी का प्रथम युद्ध भाई 1794 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस और जाटों के बीच में हुआ था, जिसमें जॉर्ज थॉमस की जीत हुई थी भाई। तो बेरी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1794 ईस्वी में। हाँसी के आसपास के 253 गांव थे भाई। किला जहाज कोठी हिसार के अंदर, जॉर्ज कोठी तो बोला जाता था भाई लोगों से, जहाज कोठी बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? जहाज कोठी हिसार के अंदर। कब बनी थी? 1798 भाई। तो जॉर्ज थॉमस ने अपने रहने के लिए जो कोठी का निर्माण करवा था, कब करवा था? 1798 ईस्वी के अंदर भाई। कब करवा था? 1798 ईस्वी में। नारनौल के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने जान बचाई भाई। शाह आलम द्वितीय की क्या हुई थी? जान बचाई। जहाजगढ़ झज्जर का एक गांव, राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? वहीं पर लगता है। जहाजगढ़ गांव भाई कहाँ पड़ता है? झज्जर में। राज्य का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? जहाजगढ़ के अंदर लगता है। जॉर्ज थॉमस का कट्टर दुश्मन कौन था? पैरो फ्रांसी भाई। कौन था? पैरो फ्रांसी। टकसाल मुंबई में कैसीनो भाई। कौन सी? कैसीनो। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा और हैदराबाद। तो यहाँ पर बात करेंगे टकसाल कहाँ का स्थापना हुई? मुंबई के अंदर, कलकत्ता में, चेन्नई में, नोएडा के अंदर और हैदराबाद में। 500 और 1000 के नासिक में बनते हैं। 500 और 1000 के नोट कहाँ पर बनते हैं? नासिक में। इसकी हत्या हो गई 22 अगस्त 1802 में भाई। किसकी? जॉर्ज थॉमस की भाई। किसकी हत्या हो गई थी? जॉर्ज थॉमस की 22 अगस्त 1802 में, बहरामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भाई। कहाँ पर हो गई थी? बहरामपुर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये हमारा भाई मध्यकालीन इतिहास था भाई। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई।